उत्तराखंड में कल से तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार से लेकर 20 मई तक के लिए तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। देहरादून, मसूरी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली समेत कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही कई जगह पर तेज आंधी की भी चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद में तीर्थ यात्रियों से प्रशासन ने भी सतर्क रहने की अपील की है और मौसम का अपडेट लेकर ही यात्रा पर आगे बढ़ने की अपील की है। इसके साथ ही मौसम खराब होने की स्थिति में नदी नालों से भी दूर रहने को कहा गया है। केदारनाथ में आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां पर हेली एयर एम्बुलेंस इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त में हेलीकॉप्टर का टेल टूट गया था। जिस वक्त हादसा हुआ उस समय हेलीकॉप्टर में 5 लोग सवार थे। ऋषिकेश एम्स से हेली एम्बुलेंस केदारनाथ मरीज को लेने के लिए आई थी और उसी दौरान यह हादसा हो गया। डॉक्टर, पायलट समेत 3 लोग हेली में सवार थे जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। 4 मई के बाद अब तक हेलीकॉप्टर से जुड़े 4 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सबसे बड़ी दुर्घटना गंगोत्री घाट में हुई है, पर बाकी 3 घटनाएं बद्रीनाथ केदारनाथ घाटी में हुई हैं, जहां पर बाल बाल बड़ी दुर्घटना होने से बची है। ऐसे में हेली सर्विस के साथ में सवाल सुरक्षा का भी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। गनीमत थी कि एम्स ऋषिकेश के एम्बुलेंस में तकनीकी खराबी केदारनाथ हेलीपैड के नजदीक आई, जिससे पायलट को क्रैश लैंडिंग करवाने का मौका मिल गया और 3 लोगों की जान बच गई। मरीज लेने केदारनाथ पहुंचे पायलट, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की किस्मत अच्छी थी, वरना केदार घाटी में बड़ा हादसा हो सकता था। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की वजह क्या रही, इसकी जांच डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA करेगा। केदारनाथ हेलीपैड पर लैंड किया जा रहा था। लैंडिंग करने से पहले ही उसमें कुछ हेलीकॉप्टर में टेक्निकल इशू आ गया, जिसकी वजह से हेलीपैड पर लैंड ना करके वो हेलीपैड से पहले ही लैंड हो गया और उसमें उसके टेल रोटर टूट गया है। उसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई है। उस हेलीकॉप्टर में 2 डॉक्टर और 1 पायलट सवार थे। वो सभी तीनों सुरक्षित हैं। हेलीकॉप्टर उड़ान के लिहाज से केदार घाटी कठिन रास्तों में से एक है, जहां पर हादसे का डर बना रहता है। इस बार 4 मई को चारों धाम के कपाट खुलने के बाद में अब तक 4 हादसे हो चुके हैं। 8 मई को यमुनोत्री जाते हुए गंगनानी के पास में हेलीकॉप्टर क्रैश में 6 लोगों की मौत हो गई थी। 12 मई को फाटा से बद्रीनाथ पहुंचा प्राइवेट चॉपर उड़ान भरते वक्त बाल बाल बचा। यहाँ हेलीकॉप्टर का रोटर हेलीपैड पर खड़ी कार से टकरा गया और उस वक्त इसमें यात्री सवार थे। 13 मई को मौसम की खराबी की वजह से बद्रीनाथ से सिरसी लौट रहे हेलीकॉप्टर को ऊखीमठ में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसमें 6 यात्री सवार थे। तो 17 मई को केदारनाथ में तकनीकी खराबी की वजह से एयर एम्बुलेंस की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिसमें 3 लोगों की जान बाल बाल बची। हेलीकॉप्टर सर्विस सफर आसान बनाने के लिए, लेकिन जरूरी है कि यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान भी रखा जाए। हैरानी की बात यह है कि आज तक केदारनाथ घाटी में कंट्रोल रूम सिस्टम तक नहीं है। सरकार की प्रायोरिटी श्रद्धालुओं को सुविधा देना है, लेकिन सिक्योरिटी के साथ भी कोई उनकी कमी ना रह जाए और किसी की जान माल को खतरा ना हो, वो भी हमारी प्राथमिकता है। तो अगर ये हेलीकॉप्टर जो आपने हमको बताया है कंट्रोल रूम, इस पर जरूर चर्चा करें। जिलों को जोड़ने वाली हेली सर्विस हो या फिर 4 धाम में हेली सर्विस, ज्यादातर सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होते हैं और खराब मौसम हो या फिर तकनीकी खराबी, खतरा यात्रियों को जान का होता है। ऐसे में जरूरी है कि इसके लिए फुल प्रूफ सिस्टम तैयार किया जाए ताकि ऐसी घटनाएं न हो। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर बीजेपी आज हल्द्वानी में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा मिनी स्टेडियम से शहीद स्मारक तक निकाली गई और शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को सीएम ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में देहरादून हो, चाहे हल्द्वानी हो, टनकपुर हो या कोई स्थान हो हमारा, जहां भी आज सैनिकों के सम्मान में यात्रा निकल रही है, जनसैलाब सड़कों पर आ रहा है, इस बात का प्रमाण है कि पूरा देश
सैनिकों के साथ है, पूरा देश एकजुट है और भारत की ओर कोई भी आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी दुश्मन आंख उठाकर देखेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। भारत की सामरिक शक्ति बढ़ी है। पाकिस्तान ने अनेक अटैक करने का प्रयास किया, लेकिन हमारी सेना ने, हमारे एयर डिफेंस ने उनको हवा में ही जो है नष्ट कर दिया, हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। और रुद्रप्रयाग के मुख्य बाजार से लेकर गुलाब सराय मैदान तक बीजेपी ने तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के नेतृत्व में आयोजित तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि, बीजेपी कार्यकर्ता और सेना के रिटायर्ड जवान शामिल हुए। इस मौके पर सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि तिरंगा यात्रा केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि उन वीर जवानों को सच्चा सम्मान देने की कोशिश है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। बलूनी ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान की प्रेरणादायक गाथा है, जो आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा, समर्पण और एकता की भावना से जोड़ती रहेगी। पूरी दुनिया ये देख रही है कि किस प्रकार से भारत ने इतना बड़ा हमला किया। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा शहर नहीं जिसमें जो हमारी रेंज से बाहर रह गया हो। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा स्थान नहीं जो भारतीय सेना के निशाने पे ना हो। भारतीय सेना ने गजब की बहादुरी दिखाई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी ने शहर शहर तिरंगा यात्रा निकाली। सैन्य बाहुल्य उत्तराखंड में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, सांसद तक सड़कों पर उतरे। वहीं कांग्रेस भी सेना की तारीफ तो करती है, पर बीजेपी को कैसे काउंटर करे, अब ये बड़ा सवाल है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। शनिवार को बीजेपी ने शहर शहर तिरंगा यात्रा निकाली। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने पाकिस्तान को जिस तरह से मात दी, बीजेपी नेताओं ने शहर शहर पैदल चलकर उस साहस का सम्मान किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह देहरादून के बाद में हल्द्वानी भी मौजूद रहे, तो गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पौड़ी में पदयात्रा की, तो मंत्री और विधायक अलग अलग शहरों में मौजूद रहे। बीजेपी का कहना है कि सेना और राष्ट्र के सम्मान का संदेश घर घर जाना चाहिए। देश के अंदर लोगों में एक जुनून है, तिरंगा लेके सब लोग निकल पड़े हैं। हर शहर में, हर नगर में, हर कस्बे में लोग तिरंगा लेके निकले हैं और अपने सैनिक भाइयों का, अपनी भारतीय फौज का धन्यवाद करने के लिए। आप सबको सारी घटनाक्रम से आप सब लोग अवगत हैं, किस प्रकार से पाकिस्तान के घुटने टिका दिए। आप सब लोगों को हमारी फौज ने जो पराक्रम इस बार दिखाया है। सैनिकों के सम्मान के कार्यक्रम की श्रृंखला है, और जब सैनिकों के सम्मान का विषय होता है, कौन सा राजनीतिक दल सैनिकों के सम्मान में हर एक कार्यकर्ता को सड़कों पर उतारता है, तिरंगे के साथ खड़ा होता है, तो निश्चित रूप से जो उत्तराखंड जो वीर भूमि है, सैनिक भूमि है, वहाँ की जो पूर्व सैनिक हैं बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। ये मौका ऑपरेशन सिंदूर की जीत के जश्न का है, तो बीजेपी साथ में पूर्व सैनिकों को भी साधना चाहती है। आमतौर पर उत्तराखंड में पूर्व सैनिक और उनके परिवार वाले अहम रोल में हैं, और 2027 का चुनाव अब दूर नहीं है। उत्तराखंड में जहां तीनों सेनाओं से रिटायर 1,40,000 पूर्व सैनिक हैं, तो वहीं 50,000 शहीद सैनिकों की वीर नारियां हैं। जहां पर बीजेपी माहौल और भी ज्यादा भावनाओं को समझती है, तो ऐसे में सवाल और संकट कांग्रेस के सामने खड़ा होता है कि वो क्या करे। हालांकि माहौल को समझते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने ऑपरेशन सिंदूर की जीत पर रविवार को काफल पार्टी रखी है, जहां पर पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया जाएगा। मानना यही है कि तिरंगा का असली सम्मान वोट की राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए, उन वीर शहीदों को के लिए होना चाहिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और सेना में आज अपनी सेवा दे रहे हैं। जाहिर है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से देश गदगद है। ऐसे में राजनीतिक माहौल भी गर्म है। पक्ष और विपक्ष दोनों भारतीय सेना और उनके वीर सैनिकों की गाथा गा रहे हैं, ताकि माहौल के हिसाब से सही राजनीतिक संदेश देवभूमि की जनता तक पहुंच सके। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। रुड़की में भी बीजेपी ने ऑपरेशन की सिंदूर की कामयाबी पर तिरंगा यात्रा निकाली। बीजेपी कार्यकर्ता ने नेहरू स्टेडियम में महाराणा प्रताप चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने तिरंगा यात्रा में शामिल होकर तिरंगा यात्रा निकाली, और सौरभ बहुगुणा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से देश ने पूरे विश्व को संदेश दिया है
कि आतंकवाद के खिलाफ कैसे हमने कड़ा प्रहार किया है। वहीं मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सेना के जज्बे को भी सलाम किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम अपने जितने भी आर्म फोर्सेज हैं, चाहे नेवी, एयरफोर्स और हमारे सशस्त्र सीमा बल और हमारे आर्मी के हम सम्मान में हम आज तिरंगा यात्रा निकालेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो देश का नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिसने जो कहा वो करके दिखाया, पाकिस्तान को उसे घुटनों पे लाया और आतंकवादियों के खिलाफ उन्होंने एक कड़ा प्रहार किया, उस सम्मान में आज हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में हनी और फ्लावर पॉलिसी पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में आधुनिक तकनीक पर आधारित ई-रूपी प्रणाली का शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्य की कृषि व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए 4 कृषि नीतियों, जिसमें से कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट और सेब, तुड़ाई और साथ ही मिलेट मिशन का शुभारंभ किया गया। सीएम धामी ने कहा कि सरकार जल्द ही प्रदेश में फ्लावर और हनी पॉलिसी भी तैयार करेगी, जिससे कि राज्य की कृषि को बढ़ावा मिल सके। इतने सारे प्रगतिशील किसान यहाँ पहुंचे हैं और सच में आप सबके चेहरों को देखकर मैं समझ सकता हूं कि आप सब जो काम कर रहे हैं, मेहनत से, लगन से, परिश्रम से, कौशल से, निश्चित रूप से सही दिशा में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपसे मेरी अपेक्षा है कि जितनी सरकार की योजनाएं हैं, जितनी ये योजनाएं लॉन्च हुई हैं, इन योजनाओं की जानकारी एक सामान्य किसान को भी पहुंचनी चाहिए। और जो प्रशिक्षण का हमारा कार्यक्रम है, हरिद्वार से खबर है, जहां पर रोड़ी बेलवाला इलाके से पुलिस ने वेरिफिकेशन ड्राइव के दौरान एक बांग्लादेशी महिला को पकड़ा है। बांग्लादेश के रहने वाली रूबीना हरिद्वार में 10 साल से रूबी बनकर रह रही थी। पति पर फर्जी तरीके से आधार और पैन कार्ड बनवाने का आरोप है। पुलिस ने पति और पत्नी दोनों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें कुछ संदिग्ध लोगों को पहचान की गई थी। उसमें एक महिला जिसका नाम रूबी है, उसका यहाँ का नाम उसने रूबी रखा था, जबकि उसका एक्चुअल नाम रूबीना है, जो बांग्लादेश से करीब 10 वर्ष पूर्व यहाँ आई थी। उसके कुछ परिजनों के बारे में भी अभी हमें जानकारी मिली है। अपने एक बच्चे को वहाँ लेके आई थी। यहाँ पर उसने एक हिंदू व्यक्ति से शादी करके, संतोष कुमार के नाम से, उसके साथ शादी करके वो यहाँ पिछले समय से रह रही थी और एक अच्छी कार्रवाई करते हुए इन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। आगे की जो कार्रवाई है, वैधानिक कार्रवाई, वो की जा रही है। हल्द्वानी के गोला पुल और साथ ही उसकी बची हुई अप्रोच रोड का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और सड़क का आधा हिस्सा पिछली बरसात में बह गया था, लेकिन रोड ठीक करने का जो काम अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था, वो बरसात से ठीक पहले शुरू हो रहा है। स्थानीय लोग 2 टूक कह रहे हैं कि काम शुरू होने में देरी हुई है। हालांकि स्थानीय सांसद अजय भट्ट के सीधे दखल के बाद में अब काम शुरू हो चुका है। दरअसल बोला कि ये अप्रोच रोड हल्द्वानी को सीधे नेपाल, टनकपुर, पीलीभीत, लखनऊ और नानकमत्ता जैसे इलाकों से जोड़ती है। ऐसे में इसके एक हिस्से का बहना पिछले 1 साल से लोगों को परेशान कर रहा है और काम शुरू होने से अब उम्मीद जगी है। लेकिन इस सब के बीच में मौसम विभाग की 15 जून वाली चेतावनी टेंशन बढ़ाने वाली है। बहुत ज्यादा देरी हुई है, जनता में भारी आक्रोश है। काम हुआ, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहले ही दिन जब ये आपदा आई थी तो उन्होंने बजट जल्दी इशू किया और बजट भी आ गया। लेकिन जो काम करने में देरी हुई, यह जनता को इससे बहुत पीड़ा हुई है। आप देख रहे होंगे, बहुत यहाँ पे 2-2, 2.5 घंटे का जाम लगता है। साफ हो ही गया है, पीडब्ल्यूडी कर रही है, तो वास्तव में कभी कभी कोऑर्डिनेट होना चाहिए। मुझे भी फील हुआ उस दिन, इसीलिए मैंने कहा भी था। लेकिन सब एकदम से निर्णय हो गया है, जो समस्या थी उसका समाधान हो गया है। अब इसको पीडब्ल्यूडी हमारी काम कर रही है। पंचायत चुनावों को लेकर अब रास्ता साफ नजर आ रहा है। राजभवन से पंचायती राज एक्ट संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद में राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। एक तरफ जहां बीजेपी ने 50% महिला आरक्षण को ध्यान में रखते हुए अपने कैंडिडेट्स पर काम शुरू कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस के सामने चुनौती अपने गढ़ को बचाने की। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। राजभवन से संशोधित पंचायती राज एक्ट को मंजूरी मिलने के साथ ही प्रदेश में पंचायत चुनावों की सुगबुगाहट तेज हो गई है।
नए प्रावधानों के अनुसार 25 जुलाई 2019 के बाद से 2 से ज्यादा संतान वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस बदलाव के बाद राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों को लेकर मंथन तेज कर दिया है। बीजेपी में 50% महिला आरक्षण को लेकर तस्वीर साफ है, लेकिन पार्टी के सामने अपने पुराने नेताओं के साथ साथ कांग्रेस छोड़कर आए नए चेहरों को एडजस्ट करने की भी चुनौती है। विश्वास है कि जिस तरह हम लोगों ने विधानसभा में, लोकसभा में, स्थानीय निकाय के चुनाव में जीते हासिल किए हैं, विश्वास जनता का जिस तरह बना बातें, तो पंचायत चुनाव में भी उसी तरह से जीत हासिल। हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे। ये सारी इकाइयाँ पंचायत में, चाहे वो ग्राम प्रधान के विषय हो, क्षेत्र पंचायत का विषय हो, ब्लॉक प्रमुख का विषय हो, जिला पंचायत सदस्य का विषय हो या जिला पंचायत अध्यक्ष के विषय हो, उन सब पे पार्टी अपनी ताकत के हिसाब से इन चुनाव में भागीदारी करती है। दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी में नेताओं की भीड़ पर चुटकी लेते हुए अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की बात कह रही है। इसके लिए कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी असली चेहरा सामने नहीं आया। कभी कहते हैं चुनाव कराएंगे, कभी कहते हैं चुनाव नहीं कराएंगे। इन्होंने प्रशासकों का कार्यकाल भी पहले बढ़ाया। जिस प्रकार से इन्होंने नगर निकाय में जो प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया था, उसी हिसाब से इसको भी बढ़ा सकते हैं। पंचायतों में सत्ता को लेकर अब सभी दलों ने कमर कस ली है। हर पार्टी चाहती है कि गांव की सरकार में उसका दबदबा रहे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 3,35,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। शुक्रवार को 21,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। आपको बता दें कि 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद में लगातार श्रद्धालुओं का सैलाब बाबा के दर्शन करने के लिए उमड़ रहा है। चारधाम यात्रा अब रफ्तार पकड़ने लगी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद में अब तक धाम में 1,87,000 से ज्यादा श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं और लगातार बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ बद्रीनाथ धाम पहुंच रही है। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम में अब तक 3,03,000 से ज्यादा यात्री दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा यमुनोत्री धाम में 1,58,000 रिकॉर्ड तोड़ यात्री दर्शन करने के लिए पहुंचे। वहीं गंगोत्री में 1,45,000 तीर्थ यात्री दर्शन कर चुके हैं। पहाड़ों पर लगातार मौसम में बदलाव आ रहा है। बारिश यात्रियों के लिए मुश्किल हालात पैदा कर रही है, लेकिन इसके बाद भी श्रद्धालु के हौसलों में कोई भी कमी नहीं है। ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं और यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। चमोली के माणा गांव में सरस्वती नदी पर लगे पुष्कर कुंभ में रौनक बढ़ती जा रही है। तीसरे दिन करीब 9,000 श्रद्धालुओं ने सरस्वती नदी में स्नान कर अपने पितरों का पिंडदान और तर्पण किया। अभी तक 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु सरस्वती नदी में स्नान कर चुके हैं। पुष्कर कुंभ में बड़ी संख्या में दक्षिण भारत के श्रद्धालु पहुंचे हैं। वहीं पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस अलर्ट पर है और माणा गांव में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात की गई है। रविवार को पंच केंद्रों में प्रसिद्ध चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए। इससे पहले शनिवार को भगवान रुद्रनाथ के मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। वहीं रुद्रनाथ भगवान की चल विग्रह डोली रुद्रनाथ धाम पहुंच चुकी है। रविवार को सुबह 4 बजे से विशेष पूजा अर्चना के बाद में कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। रुद्रनाथ धाम में शिव के मुख की पूजा होती है। रुड़की की गंगनहर के पाडली गुज्जर गांव में ड्रग्स विभाग और सीआईयू की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की और कई मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की है। इस दौरान 137 इंजेक्शन और भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की गई हैं। वहीं एक युवक को हिरासत में लिया गया है, जबकि मेडिकल स्टोर पर संचालक फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।
देहरादून पुलिस नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और चकराता के ट्यूणी में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती को नष्ट किया जा रहा है और मामले में मुख्य आरोपी मेहर सिंह राणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड में एड्स युवा पीढ़ी को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। हाल ही में कुमाऊं में एड्स के मरीज के आंकड़े सामने आने के बाद में अब देहरादून के जिला अस्पताल की तस्वीर भी चौंकाने वाली है, जहां पर ART सेंटर में 1600 से ज्यादा एड्स के मरीज सामने आ रहे हैं, जिनमें बड़ा नंबर यूथ का है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। HIV पॉजिटिव होने से बचने का सिर्फ एक ही इलाज है, जागरूकता। ये बात आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन ताजा तस्वीर को देखकर लगता है कि आज भी यूथ इस बात को नहीं समझ पा रहा है। देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में आज की तारीख में 1619 एड्स मरीज अपना इलाज करा रहे हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि एड्स के पेशेंट में बड़ी तादाद युवाओं की है, जो पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा है। नशे के लिए एक ही सुई का बार बार इस्तेमाल भी इसकी बड़ी वजह में से एक निकल कर आया है। इस समय हमारे पास 1622 पेशेंट रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 1619 पेशेंट ये ART ले रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और ये देखा गया है कि आजकल ये जो बढ़ रही है संख्या, ये जो हमारा ड्रग एडिक्शन हो गया, जो सिरिंजेस आपस में शेयर करते हैं, तो इसलिए हमारे केसेस बढ़ गए हैं। वहीं एड्स मरीजों को लेकर काम कर रहे जानकार मानते हैं कि युवा पीढ़ी में नशे की लत और पेरेंट्स से दूरी भी इसकी बड़ी वजह के तौर पर दिख रही है। तो माता पिता का एक संरक्षण, काउंसलिंग होनी चाहिए थी बच्चों के साथ, वो नहीं है। बच्चों का तो बात नहीं कर रहे हैं आजकल। और हम देहरादून में देखें तो 87% जो बच्चा है, जो युवा है, वो बाहर से पढ़ रहा है, तो उनका लोकल गार्जियन भी नहीं है। तो बच्चों को बहुत कुछ पता नहीं है, और जिनको पता है उनके अंदर इतनी टेम्पटेशन है कि वो वेट नहीं कर पा रहे हैं। एड्स छूने से नहीं फैलता, लेकिन उसके बावजूद अगर इस बीमारी से लोग ग्रसित हो रहे हैं और अगर पिछले 25 साल में एक सरकारी अस्पताल में एड्स के मरीजों की बड़ी तादाद दिख रही है, तो आप समझ सकते हैं कि तस्वीर कितनी डरावनी होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। हाल ही में आए CBSE बोर्ड रिजल्ट के बाद में प्रदेश में नया ट्रेंड दिख रहा है। ज्यादातर 90% से ज्यादा स्कोर करने वाले स्टूडेंट साइंस और साथ ही कॉमर्स के बजाय आर्ट्स स्ट्रीम लेना पसंद कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से दिख रहे हैं। इस ट्रेंड के पीछे आखिर वजह क्या है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। स्कूल एजुकेशन के लिए उत्तराखंड में देश भर के स्टूडेंट्स आते हैं। मसूरी, देहरादून, नैनीताल ये ऐसे सेंटर्स हैं जहां विदेशों से भी स्टूडेंट्स आकर पढ़ते हैं और स्टूडेंट्स भी अपने फ्यूचर को लेकर पहले से ही क्लियर नजर आ रहे हैं। हाल ही में CBSE बोर्ड के रिजल्ट में नया ट्रेंड दिखा, जब 80 से 90% नंबर पाने वाला स्टूडेंट साइंस या कॉमर्स नहीं बल्कि आर्ट्स में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। अभी 11th क्लास में मेरी परसेंटेज थी 95.4 और ह्यूमैनिटीज़ लेने का रीज़न मेरा बहुत क्लियर था। बचपन से ही मेरा हमेशा इंक्लिनेशन IAS सर्विसेज की तरफ रहा है, सिविल सर्विसेज की तरफ रहा है। मेरा सपना है कि मैं IAS ऑफिसर बनूं। वहीं चाइल्ड साइकोलॉजी को समझने वालों से लेकर शिक्षाविद इसके पीछे 2 वजह मानते हैं, जिनमें एक डॉक्टर्स, इंजीनियर की पढ़ाई का महंगा होना और दूसरा बच्चे का अपने फ्यूचर को लेकर पहले से ही क्लियर होना। इसका मतलब है कि इंजीनियरिंग में स्टेगनेशन आ चुका है और मेडिकल साइंस बहुत महंगी हो चुकी है, तो अब बच्चों को ज़्यादा अपना फ्यूचर सिविल सर्विसेज और एलाइड सर्विसेज में दिखाई दे रहा है। तो उनको लगता है कि अगर मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ती हूँ, मैं सिविक्स पढ़ती हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ, ज्योग्राफी पढ़ती हूँ, साइकोलॉजी पढ़ती हूँ, तो मैं बहुत इजीली मेरा जीके और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। आजकल तो हम यही बोल सकते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ का स्कोप जो पहले नहीं था, एक मिथ हुआ करती थी कि ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे वो होते हैं जो और कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो केवल ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन आज के समय पे समय चेंज हो चुका है। आजकल ह्यूमैनिटीज़ का स्कोप मैं समझती हूँ कि शायद नंबर 1 पे ही चल रहा है। यानी कह सकते हैं साइंस और कॉमर्स लेने का जो प्रेशर स्टूडेंट्स पर पहले हुआ करता था, वो वक्त के साथ अब बदल गया है और यूथ अपने फ्यूचर के हिसाब से अब सब्जेक्ट पढ़ने लगा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।